क्या हाल चाल है? पढ़ते लिखते हैं न हो? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है? हाँ, यही तो एक अस्त्र है जिससे आप अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब स्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा कुछ न है, सब मोह माया है। चलिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो जहां तक हमें याद है, हम आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट के विषय में बता रहे थे। क्या बोले? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बता रहे। बता तो दिए। हाँ, ठीक तो है, ठीक तो है सब चीज, क्या दिक्कत? इतना बढ़िया तो बताए हैं। चलिए, अब देखिएगा, शांति बनाइए। अब हम लोगों को आगे चल करके जब राज्य के शासन को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोगों को न्यायिक प्रणाली के विषय में जानना रहता है, और वहां पर हम लोग हाई कोर्ट को देखेंगे। हाई कोर्ट के अलावे अधीनस्थ न्यायालय, परिवार न्यायालय, लोक अदालत, मोबाइल कोर्ट, जनहितवाद, न्यायिक सक्रियता, ये सब चीज जब हाई कोर्ट को पढ़ेंगे, जब हाई कोर्ट को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी थोड़ी बहुत बातें सुप्रीम कोर्ट के विषय में जानना है, वहां पर भी, ठीक है? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिए हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट देखेंगे तो वहां पर भी कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के विषय में हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जो अगला हम लोगों का टॉपिक है, अगर आपको सिलेबस मालूम हो, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हैं तो आपको सिलेबस हम बताए होंगे, नहीं बताएं? बट झूठ बोलिएगा, मार फटास्ता। सिलेबस नहीं बताएं? हाय, तो सिलेबस नहीं बताएं? आय तोड़ी, कैसे आप लोग पढ़ते हैं? सिलेबस नहीं बताएं? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं है, सिलेबस जानिएगा। है सिलेबस में सब चीज पढ़ाइए, जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस है। कभी जो है आएंगे ना तो बता देंगे, तो छोड़िए आज कि जानिएगा, जो पढ़ा देंगे पॉलिटी में वही सिलेबस। आप याद कीजिए, ये बात बताएं, हमको पूरा याद है। संघ का शासन जब शुरू किए थे तो संघ के शासन को 3 भाग में बांटे थे, कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्य, और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सुप्रीम कोर्ट के विषय में हम लोग जान चुके हैं। तो न्यायपालिका के अंतर्गत एगो छोटा सा टॉपिक है, 5, 10, 15 मिनट का टॉपिक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है? 1 पेज पक्का जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमको पता है सुप्रीम कोर्ट में और भी जब हम हाई कोर्ट बताएंगे या अन्य जगह न्याय की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हम आपको लिखाएंगे, ठीक है? इसी वजह से पूरा 1 पेज खड़ा खड़ी, आगे पीछे दोनों, ठीक है? 1 पेज पूरा छोड़िए, उसके आगे अब आप हेडिंग मारिए।
भारत का नियंत्रक महालेखा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंपंट्रोलर एंड ऑडिटर कंपंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कैग, शॉर्ट में कैग, कैग। हेडिंग मार लिए सब लोग? चलिए देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंपंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं क्या? हाँ ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देंगे। सिलेबस बड़ी बड़ा है, क्वेश्चन करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 और भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151 हमें कैग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें अनुच्छेद 148 यह कहता है कि भारत का एक कैग होगा, भारत का एक कैग होगा, भारत का एक कैग होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148। अब कैग जो होता है, यानी भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसका क्या काम है, ये सब बात जानना है। तो भारत का जो कैग होता है, अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जब नियुक्ति की जाती है तो इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो कैग का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार कैग अपने पद को छोड़ते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार कैग अपने पद को छोड़ता है। इस अवधि के दौरान कैग को पद से हटाया भी जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस अवधि के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान कैग अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। और कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और कैग को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो कैग अपना त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं। कैग को अगर त्यागपत्र देना है तो कैग अपना त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं। अब कैग होता है, उसका कार्यकाल ये है, वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। कैग का कार्य क्या है? कैग का कार्य जानिए, कैग का काम क्या है? देखिए, कैग के कार्य को अगर आपको जानना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 को पढ़िए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 कैग के कार्य, अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कैग का क्या कार्य है, कैग का क्या अधिकार है, यह तमाम जानकारी हमें अनुच्छेद 149 प्रदान करता है। जैसे पूरे भारतवर्ष में एगो प्रधानमंत्री होता है, एगो राष्ट्रपति होता है, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में एक ही कैग होता है। पूरे भारतवर्ष में एक एगो कैग होता है, राज्य में कैग नहीं होता है। भारत का जो कैग होता है वही राज्य का भी कैग माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में मात्र एगो कैग होता है। कैग भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। जो कैग होता है वह भारत सरकार के सार्वजनिक धन भारत सरकार के सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक होता है। भारत सरकार के सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक होता है। क्या संरक्षक होता है? देखिए, जो भारत सरकार है, भारत सरकार का एक संचित निधि होता है जिसमें भारत सरकार के समस्त आय जमा होते हैं। भारत सरकार का एक संचित निधि होता है। इस संचित निधि में भारत सरकार के समस्त आय जमा होते हैं। भारत सरकार के समस्त आय जमा होते हैं। भारत सरकार के जितने भी इनकम के सोर्स हैं, जो भी इनकम होता है भारत सरकार को, भारत सरकार के सभी इनकम इसी संचित निधि में जमा होता है। इस संचित निधि से धन विनियोग विधेयक द्वारा निकाला जाता है। इस संचित निधि से धन विनियोग विधेयक द्वारा निकाला जाता है और इस संचित निधि से धन विनियोग विधेयक निकाल करके प्रत्येक विभाग को देता है काम करने के लिए। जैसे संचित निधि में धन है, भारत की संसद निकाल लेगा। कौन निकालेगा? भारत की संसद। भारत की संसद, भारत की संसद निकाल लेगा। निकालने के बाद भारत की संसद कुछ पैसा इसमें से भारत के शिक्षा मंत्रालय को दे देगा कि शिक्षा में विकास कीजिए। कुछ सड़क परिवहन मंत्रालय को दे देगा कि सड़क का निर्माण कीजिए, सड़क का विकास कीजिए। कुछ पैसा गृह मंत्रालय को दे देगा, कुछ पैसा रक्षा मंत्रालय को दे देगा। तो अब हर मंत्रालय को पैसा मिलता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। अब कोई मंत्रालय के मंत्री महाघूसखोर, महालोभी, जैसे कि मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर परिवहन मंत्रालय बहुत घूसखोर है, महालोभी है, अपस्वार्थी है, तो उसको संचित निधि से पैसा निकाल के दिया गया कि आप सड़क बनाइए। वो जो है घोटाला कर लिया, सब पैसा रख लिया, सड़क बनेबे नहीं किया, सड़क नहीं बनाया। तो संचित निधि से जो धन निकला है, जिस काम के लिए धन निकला है, वह काम हुआ है या नहीं हुआ है, पैसा का घोटाला हो गया है या नहीं हो गया है, इसकी जांच कैग करता है। इसकी जांच कैग करता है। जैसे भारत सरकार का संचित निधि होता है, वैसे ही राज्य सरकार का भी अपना एक संचित निधि होता है। जैसे भारत सरकार का संचित निधि होता है ना, वैसे ही राज्य सरकार का भी अपना एक संचित निधि होता है। राज्य सरकार का भी अपना संचित निधि होता है और राज्य सरकार के संचित निधि से जो धन निकला है, मान लीजिए बिहार की राज्य सरकार नीतीश जी हैं, नीतीश सरकार का अपना एक संचित निधि है, उससे धन निकाल करके अपने मंत्री को नीतीश जी दिए। नीतीश जी का मंत्री आज के डेट में एक तेज प्रताप भी है, तेज प्रताप भी है, वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय, तो कुछ पैसा निकाल करके उसको दिए कि जाइए चिड़ियाघर सब में विकास कीजिए। अब तेज प्रताप सब पैसा रख लिया, समझ गया, विकास नहीं किया। इसकी जांच क्या करेगा?
इसकी जांच भी भारत का ही कैग करेगा, जो भारत का कैग होगा वही करेगा। तो केंद्र की संचित निधि से धन निकला हो या राज्य की संचित निधि से धन निकला हो, जिस काम के लिए धन निकला वो काम हुआ या नहीं हुआ, उसकी जांच भारत के कैग के द्वारा की जाती है। और कैग उजागर करता है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। कोई भी घोटाला हो, लालू यादव का चारा घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, हर प्रकार के घोटाला का उजागर, हर प्रकार के घोटाला का उजागर कैग ही करता है, कैग ही करता है। चाहे घोटाला केंद्र सरकार के अंतर्गत हुआ हो या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत हुआ हो। इतना बात समझ में आया? चलिए अब देखिएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। संसद इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा कमेटी से करवाता है, लोक लेखा समिति से करवाता है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो इतना लंबा प्रक्रिया होता है घोटाला का उजागर। घोटाला का उजागर आसानी से नहीं हो जाता है। सबसे पहले तो कैग को शक होता है, तो कैग अपना जांच करता है, कैग अपना जांच करता है। कैग जांच करके अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है और संसद उस रिपोर्ट की जांच अपनी लोक लेखा समिति से करवाता है और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है और तब यहां पर आकर के फाइनल डिसीजन होता है घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल। राज्यपाल इस रिपोर्ट को संसद के विधानमंडल के राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। विधानमंडल इस रिपोर्ट की जांच राज्य की लोक लेखा समिति से करवाता है। विधानमंडल इस रिपोर्ट की जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है और राज्य का जो लोक लेखा समिति होता है वह अपना रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। वह अपना रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को देता है, विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। तो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, इस विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151 देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151, 148, 49, 51, 150 में क्या है? संघ सरकार और राज्य सरकार के अकाउंट का जो प्रारूप होता है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 150 में। संघ सरकार और राज्य सरकार के अकाउंट के प्रारूप की चर्चा है अनुच्छेद 150 में। 151 में इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि कैग केंद्र के संदर्भ में अपना किसे रिपोर्ट देता है और कैग राज्य के संदर्भ में अपना रिपोर्ट किसे देता है। यह जानकारी हमें अनुच्छेद 151 देता है। अब कैग को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो कैग को उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? बताएं ना पिछले को। तो कैग को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी
अगर कैग के ऊपर भ्रष्टाचार या कदाचार या वो काम करने में असमर्थ होता है, तो भ्रष्टाचार या कदाचार और अगर काम करने में असमर्थ होता है तो उन पर संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उन्हें पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम कैग नरहरि राव बना था और तब से लेकर आज तक टोटल 14 गो कैग बना है, 14 गो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। 14वें हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिएगा यहां पर एक चीज, बहुत विद्यार्थी को ये बात समझ में नहीं आता है और बहुत को समझ में आता है, बहुत को समझ में नहीं आता, बहुत को नहीं आता है। तो जिसको समझ में आता है वो विद्वान है, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं है। जिनको नहीं आता है वो समझिएगा। देखिए बहुत सारे पदाधिकारी में आपको मिलेगा कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष, और जो भी पहले पूरा हो। तो यहाँ पे समझिएगा कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, और कॉस्ट में लिखा होता है जो भी पहले पूरा हो। कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष और कॉस्ट में लिखा होता है जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू अगस्त 2020 ईस्वी में भारत के कैग बने। अगस्त 2020 में भारत के कैग बने, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने। और जब ये भारत के कैग बने थे तो उस समय इनका उम्र था 55 बरस। कितना बरस? 55 बरस। तो एक कंडीशन यह है कि गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग बने अगस्त 2020 और जब ये बने थे तो उस समय इनका उम्र था कितना? 55 बरस। 55 बरस, 55 बरस के उम्र में बने। 6 बरस या 65 बरस, 55 बरस के उम्र में बने तो 61 बरस के उम्र तक यह कैग के पद पर रहेंगे। 61 बरस, 6 बरस है ना जी, 55 प्लस 6 कीजिए कितना होगा? कितना होगा? 61 बरस। 61 बरस के उम्र तक रहेंगे। यानी अगस्त 2020 में इसका उम्र 55 बरस है तो कब इसका उम्र 61 बरस हो जाएगा? तो इसमें 6 बरस जोड़ दीजिए, 2026। तो 2026 तक ये रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2026। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि गिरीश चंद्र मुर्मू के संदर्भ में ही समझिएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जब कैग बने थे अगस्त 2020 में, तब उनका उम्र हुआ करता था 60 बरस। तब उनका उम्र कितना हुआ करता था? 60 बरस। दूसरा कंडीशन की बात कर रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जब कैग बने थे अगस्त 2020 में तो उनका उम्र हुआ करता था 60 बरस। 60 बरस। अब 60 बरस में कितना जोड़ दीजिएगा तो 65 हो जाएगा। कितना? 5। 60 प्लस 5 65। और अगस्त 2020 में कितना जोड़ दीजिएगा तो इनका उम्र 65 बरस हो जाएगा, 65 बरस हो जाएगा। इसमें भी 5 जोड़ना है, ठीक है, 5 जोड़िएगा तो अब देखिएगा, सुनिएगा। 2025। तो एक बात बताइएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू अगस्त 2020 में जब कैग बने थे तो उनका उम्र 60 बरस था और अगस्त 2020 में 5 बरस जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अगस्त 2025। अगस्त 2025 में इनका उम्र 65 बरस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना जी। 65 बरस हो गया। तो क्या ये यहां पर तो ये 5 बरस रह रहे हैं और यहां पर 6 बरस रह गए हैं, फिर भी जो है इनका उम्र पूरा नहीं हुआ है, यहां पर 5 बरस में उम्र पूरा हो गया है।
तो इन दोनों कंडीशन में जो भी पहले पूरा हो, अगर 6 बरस वाला पहले पूरा हो रहा है तो इस अनुसार ही त्याग पत्र दे देंगे। अगर 65 वर्ष वाला उम्र पहले पूरा हो रहा है तो उस अनुसार अपना त्याग पत्र दे देंगे। मतलब पहला कंडीशन में 61 वर्ष के उम्र में ही ये त्याग पत्र दे देंगे, 2026 में त्याग पत्र देंगे, और दूसरा कंडीशन में 65 वर्ष जैसे ही पूर्ण गया अगस्त 2025 में, तो दूसरा कंडीशन में 2025 में ही त्याग पत्र दे देंगे, क्योंकि 65 वर्ष इनको 2025 में ही पूर्ण जा रहा है। कुछ समझ में आया है? सब गया ऊपर से? नहीं न गया। मतलब ये जो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार वो अपना पद को छोड़ देते। बात क्लियर है? लिखना प्रारंभ कीजिए। क्लास बफरिंग कर रहा है जी, तो बोलिएगा नहीं इसको जी। चलिए लिखिएगा। लिखिए हो, हेडिंग मार लिए। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151 हमें 148 से 151 हमें कैग के विषय में कैग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कैग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। अनुच्छेद 148 कहता है, अनुच्छेद 148 कहता है कि अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का एक कैग होगा। अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का एक कैग होगा। आइए, कोई खास बात? आइए लिखे हो, आगे लिखिए। आगे स्टार मार के लिखिएगा। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बोला जाए और कल है बीपीएससी और है कि बिट्टू सर अपसेंट है, समझे। क्लास हम ही को सारा मैनेज करना पड़ रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है। हाँ, कल क्या वजह से, कहाँ से, क्या प्लानिंग है? सुनिए, दिलीप जी हैं, जाने पहचाने हुए चेहरा है। इसको नहीं जानते आप लोग? छात्र हैं, इसको नहीं जानते हैं तो अपराध है, समझिए। जानते हैं तब ठीक है। छात्र नेता है, छात्र की आवाज उठाते हैं। तो बीपीएससी जो ये परसेंटाइल वाला बात किया है ना, 2 सीटिंग में एग्जाम लेगा, जानते हैं इसमें क्या होगा? इसकी सच्चाई को आप जानिएगा ना तो अचंभित रह जाइएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इसकी सच्चाई को। और जो सब नियम कानून लागू हो रहा है इसमें अच्छा विद्यार्थी छट जाएगा, समझे। तो परसेंटाइल हटाया जाना चाहिए और परीक्षा जैसे एक सीटिंग में लिया जाता है, एक सीटिंग में ही लिया जाना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है आंदोलन है, समझे। और आंदोलन
तो ऐसा चीज है, आंदोलन के बल पर ही गांधी जी देश को आजाद करवा दिए, और आंदोलन के बल पर देश के किसानों ने मोदी सरकार को बैकफुट पे ला दिया। 3 कृषि कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। गुजरात लॉबी यानी मोदी जी और शाह जी जो सोच लेते हैं वही करते हैं। 3 कृषि कानून सोच समझ के लाए थे, लेकिन आंदोलन के कारण उनको वापस लेना पड़ा। तो आंदोलन में बहुत ताकत होता है। आंदोलन की व्याख्या अगर शुरू की जाए तो 2 4 5 10 घंटा, 2 4 5 10 दिन बोला जा सकता है, उससे ज्यादा ही बोला जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है आंदोलन है, आप ही के हक के लिए है, आपके अधिकार के लिए है। तो हमारे ख्याल से आपको आपकी सक्रिय भागीदारी उस आंदोलन में होनी चाहिए। अगर आज आप नहीं लड़ेंगे तो कल आपके साथ अन्याय होगा। तो आज आप लड़िए ताकि कल आपके साथ अन्याय ना हो। और सरकार भी परिवर्तित हुआ है, युवा चेहरा है। युवाओं की मांग को ध्यान में हमको ऐसा लगता है कि रखना चाहिए अभी की बिहार सरकार को। तो आंदोलन जरूरी है। बाद बाकी जो है दिलीप जी बता रहे हैं आपको आंदोलन के विषय में क्या है, कैसे है, और सब लोग जो है भाग लीजिए, हम यही कहेंगे। क्या हुआ? गांधी जी जेल नहीं गए थे? गांधी जी पिटाई नहीं खाए थे? समझे? तो ये आप लोग तो पिटने से कैसे डरते हैं हो? अरे आप युवा है ना हो कि बुढ़ा हो गए? अभी आप उस स्थिति में, अभी हड्डी टूटी हो जाएगा ना तो उसका रिपेयर हो सकता है, वो जुड़ सकता है। आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा जी। हे भगवान, आप लोग कायर हैं, निकम्मा है। अरे सही बोल रहे हैं हम आपको। अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप एकदम निकम्मा हैं, समझ गए? और जानते हैं, पाप करना बड़ी बात न है, गलत काम करना बड़ी बात न है। गलत काम पर कोई चुप रहता है, ये बहुत गलत बात, समझ गए? पापी नहीं, आप महापापी हैं, समझे? भाग लीजिए कल। बाद बाकी बता रहे हैं दिलीप जी, सुनिए। सर तो बता ही दिए बहुत सारी बातें, बाकी हम बता दें कि इसका नुकसान क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि ये पहले 8 मई को पीटी परीक्षा हो चुकी थी और पेपर लीक हुआ था। 150 का 150 क्वेश्चन बाहर आ गया था, मेरे पास भी आया था। हम चाहते तो उस क्वेश्चन का फायदा उठा सकते थे, खुद भी एग्जाम दे सकते थे, या फिर 1 लाख 2 लाख या 5,000 10,000 करके लेके बेच सकते थे। मेरे पास बहुत व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, और ऐसे भी कॉन्टैक्ट नंबर इतना है मेरे मोबाइल में, 9,000 से सेव है। किसी को बोलते तो 50,000 क्या 5 लाख 10 लाख तुरंत अकाउंट में भेजने के लिए तैयार रहता हूं, उसको भेज सकते थे। लेकिन मैंने नहीं किया, अपना एग्जाम नहीं दिया, और मैंने उस चीज को उजागर किया। और सबसे पहले पुलिस मुझी को ही उठा के ले गई थी, और पूछताछ हुआ। 6 घंटे के बाद हमको छोड़ा गया, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सारे चैनल को हमने दिया, उजागर किए, नीतीश कुमार जी को चैलेंज किए। शाम होते होते एग्जाम कैंसिल हुआ। मुख्यमंत्री को ईमेल हमने कर दिया था, और सारे चैनल पे इस चीज को चलवा दिया गया। हमने चलवाया कि मुख्यमंत्री को ईमेल किया गया है, एग्जाम से पहले क्वेश्चन आउट है। तो एग्जाम कैंसिल हुआ, जांच टीम बैठी, अभी तक 19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, डीएसपी तक अरेस्ट हुए हैं, और अभी कुछ दिनों के बाद 2-4 और लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर से भी अरेस्ट होंगे। और अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए फिर आगे हम लड़ने के लिए हैं। लेकिन जब दोबारा एग्जाम हो रही है, दोबारा अगर एग्जाम हो रहा है, तो जिस पैटर्न पे पहले एग्जाम हुआ उसी पैटर्न पे होना चाहिए। क्रिकेट मैच हो, कोई भी मैच हो, खेल शुरू होने से पहले जो रूल बनता है उसी का फॉलो किया जाता है, और बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। पहले सीट का 10 गुना रिजल्ट नहीं दिया जाता था, अपीयरेंस का 10 गुना रिजल्ट दिया जाता था। बीपीएससी में 20,000 25,000 रिजल्ट आता था, कभी 19,000, जितना अपीयर हुआ उसका 10%। 2018 में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, कैबिनेट से पारित किया कि सीट का 10 गुना ही रिजल्ट देना है, तो अब 10 गुना ही दिया जाता है, यानी कि कैबिनेट से पारित हुआ, रूल बना। तो इस परसेंटाइल के लिए कोई रूल नहीं बना है, कोई विज्ञापन में नहीं दिया गया, ना ही कैबिनेट से पारित हुआ है। और ये
परीक्षा एक बार हो चुकी है, दोबारा होना है, उसमें लागू किया, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर पीटी रिजल्ट के बाद अगर इस पैटर्न पे हो जाए कि परसेंटाइल कर दे, 2 शिफ्ट में कर दे, पीटी रिजल्ट के बाद अगर कोई कोर्ट चला जाएगा तो परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, परीक्षा ही कैंसिल हो जाएगा, तो फिर लेट लतीफी होगा, बहाली लटक जाएगा। और एक बार ये परंपरा शुरू हो गई तो आगे हर एग्जाम में लागू होगा। और इसका नुकसान है कि बीपीएससी में इतनी औकात नहीं है, या जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि कभी देखिएगा एकदम क्वेश्चन का लेवल इजी, कभी देखिएगा क्वेश्चन का लेवल एकदम टफ, कभी देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर आप 10 बुक में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, कभी देखिएगा कि लुसेंट से ही सारा आ जाएगा। तो कोई पैटर्न है नहीं। अब 3 लाख का एक दिन लेंगे, 3 लाख का दूसरे दिन करें, 5-5 हजार रिजल्ट लेंगे। जिस दिन कम स्टूडेंट अपियर होगा, कोई गारंटी नहीं ना, 3 लाख में से हो सकता है 2 लाख अपियर हो, दूसरे सिटिंग में 3 लाख में से 2,90,000 अपियर हो, तो जिसमें कम स्टूडेंट अपियर होंगे उसको फायदा हो जाएगा। इसमें भी ईबीसी, एससी एसटी, बीसी, महिला आरक्षण 35%, फिर ईडब्ल्यूएस, ये कैसे डिसाइड होगा कि बराबर बराबर दोनों में बैठेंगे और अपियर भी होंगे। जिस सिटिंग में कम अपियर होंगे, मान लीजिए महिला ही है 35%, तो कम जिसमें अपियर होगी लड़की, उसको फायदा मिल जाएगा। और ये सीधा सीधा समझिए कि बैक डोर से ये एंट्री करवाने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों से पैसा लिया गया है 67वीं बीपीएससी पीटी में। क्योंकि पेपर लीक एक बार हो गया, उजागर हो गया, तो अब दोबारा लीक संभावना बहुत कम बनती है, क्योंकि अब उसका तरीका बदल जाएगा। तो ये लोग पैसा वापस करना पड़ेगा, 10 लाख 20 लाख लिए हैं और 1-2 लोग से नहीं, हजारों लोग से लिए हैं, तो ये लोग को पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए ये किया जा रहा है कि बैक डोर से एंट्री करा दे, परसेंटाइल के नाम पे एंट्री हो जाएगा और जिन लोगों से पैसा लिया गया है उसको एक सिटिंग में कर दिया जाएगा, क्वेश्चन इजी रहेगा। दूसरा, आप देखिए यूपीएससी की परीक्षा है उसी समय, मेंस की आगे पीछे है, यूजीसी नेट की है उसी समय, ये अभी तक ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया कि 20 और 22 को लेंगे। कैसे कोई रिजर्वेशन करा के आएगा कहीं से, अगर मुंबई से है तो। अब बिहार में भी है तो आपको अररिया सेंटर, पटना में घर अररिया दे दिया, अररिया वाले का पता चला आरा सासाराम दे दिया, तो कैसे लोग जाएंगे? तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि किस दिन एग्जाम है, टाइमिंग क्या है। तो ये सब स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए किया गया है और इसका मकसद सिर्फ एक है, बैक डोर से पैसा वाले का एंट्री करना। तो आप लोग इसका विरोध कीजिए। बहुत सारी इसमें बातें हैं, क्योंकि आप लोग का अभी क्लास चल रहा है तो डिस्टर्ब हम नहीं चाहते ज्यादा। बाकी कल 11 बजे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी ऑफिस, जो बेली रोड में है, एकदम मेन रोड पर ही है। गांधी मैदान से कोई भी आदमी ऑटो पकड़िएगा, बेली रोड बोल के बीपीएससी ऑफिस उतार देगा। चिड़ियाघर से थोड़ा पहले, चिड़ियाघर से थोड़ा पहले हनुमान मंदिर है, उससे भी थोड़ा पहले, राजभवन से पहले, तो कहीं से भी आप आइएगा, बेली रोड में है, बताइएगा एड्रेस, ऑटो वाला उतार देगा। तो 11 बजे आना है आप लोग को, 2 घंटा समय देना है, बाकी नहीं। बाकी उसके बाद आप लोग पढ़िए, अभी से पढ़िए। मैं ये भी कर रहा हूं कि परीक्षा जिस परिस्थिति में हो, आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर होकर तैयारी करना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम कल आंदोलन करेंगे तो परसेंटाइल नहीं लागू होगा या फिर 20 और 22 को नहीं होगा, हम ये भी नहीं कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास हम कर रहे हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कल सिर्फ हमको 2 घंटा का समय दीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई करते रहिएगा और 2 घंटा का समय दीजिए। भीड़ दिखाइए, हम लोग सिर्फ 1.5 से 2 घंटा वहां खड़ा रहेंगे, भीड़ दिखाएंगे, मीडिया में ये बात जाएगी, सरकार तक बात पहुंचेगी। और बेली रोड ऐसा इलाका है कि वहां आप 10 लोग भी खड़ा होइएगा तो हजारों मीडिया पहुंच जाता है, तो मीडिया के थ्रू सरकार तक बात जाएगी। अध्यक्ष अभी ऐसे हैं जो व्यवहारिक हैं, लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि निरंकुश शासक की तरह होकर नहीं मिलेंगे हम, वो मिलते हैं। अकेले भी आप जाइएगा तो आपसे मिलेंगे। तो हमको भरोसा है कि जब भीड़ होगी तो अध्यक्ष महोदय मिलेंगे हम लोगों से, उनको हम लोग समझाएंगे कि क्या नुकसान है स्टूडेंट्स को, तो निश्चित रूप से समझेंगे और परसेंटाइल लागू नहीं होगा। बस आप लोग कल हमको 2 घंटा समय दीजिए। और सर से भी अपील करते हैं कि कल 10:30 से 2:30 बजे तक का बैच आप सर बंद कर दीजिएगा, अनाउंसमेंट कर दीजिएगा, ताकि स्टूडेंट वहां पहुंचे। और ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिएगा। हम माफी चाहते हैं कि हम थोड़ा लेट से आए, क्योंकि अकेले सब जगह जाना पड़ता है। तो आप लोग कल 11 बजे एकदम पहुंच जाइए, ठीक है? बीपीएससी ऑफिस ही आना है, इधर उधर नहीं, डायरेक्ट बीपीएससी ऑफिस। और सर को तो धन्यवाद जितना कहे कम है, क्योंकि हमेशा साथ देते हैं और आगे भी देंगे, हमको ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद आप सबको, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ठीक ठीक, लिखिए हो। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला लिखिएगा आगे। कैग का कार्यकाल, कैग का कार्यकाल, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है।
कॉस्ट में जो भी पहले पूरा हो, कॉस्ट में जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। आगे स्टार मार के, कैग अपने कार्यकाल के दौरान, कैग अपने कार्यकाल के दौरान, कैग अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र, कैग अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। आगे, कैग को उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। आगे, कैग को उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। कैग को उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के तहत, कैग को उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के तहत जिस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। आगे, आगे, कैग भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। कैग भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। होता है। कैग के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी हमें, आगे पॉइंट मार्क लिखते जाइए। कैग के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी हमें, कैग के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी हमें, कैग के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 149 देता है। नीचे से, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से, नीचे से अगला पॉइंट, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से जो धन निकला है वह सही काम के लिए खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच कैग करता है। अनुच्छेद 150 में अगला पॉइंट में लिखिए ना, पॉइंट में तो लिखा रहे हैं।
अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार के लेखाओं के संघ और राज्य सरकार के लेखाओं के प्रारूप की चर्चा है। अनुच्छेद 110 में संघ और राज्य सरकार के लेखाओं के प्रारूप की अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य सरकार के लेखाओं के प्रारूप की चर्चा है। आगे अगला पॉइंट, अनुच्छेद 151 हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि अनुच्छेद 151 हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि कैग अपना रिपोर्ट किसे देता है। कैग अपना रिपोर्ट किसे देता है। नीचे से, केंद्र के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट 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 भारत के राष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति को देता है। फुल स्टॉप। राष्ट्र उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, जब तक नहीं बोलेंगे चेंज करने के लिए तब तक लिखते जाइएगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। संसद इस रिपोर्ट की जांच संसद इस रिपोर्ट की जांच अपनी लोक लेखा समिति से करवाता है। संसद इस रिपोर्ट की जांच अपनी लोक लेखा समिति से करवाता है। संसद इस रिपोर्ट की जांच अपनी लोक लेखा समिति से करवाता है। संसद इस रिपोर्ट की जांच अपनी लोक लेखा समिति से करवाता है। लोक लेखा कमेटी जांच करके लोक लेखा कमेटी जांच करके अपनी सिफारिशें लोक लेखा कमेटी जांच करके अपनी सिफारिशें लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लोक लेखा कमेटी जांच करके अपनी सिफारिशें लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। फुल स्टॉप।
अब आगे पैराग्राफ चेंज करके या अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट लिखिए। राज्य के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, फुल स्टॉप। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, फुल स्टॉप। विधानमंडल इसकी जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है। विधानमंडल इस रिपोर्ट की जांच राज्य की लोक लेखा समिति से करवाता है। राज्य की लोक लेखा समिति अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। राज्य की लोक लेखा समिति अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। अगला पॉइंट, भारत के प्रथम कैग नरहरि राव बने थे। भारत के प्रथम कैग नरहरि राव बने थे। नरहरि राव बने थे। आगे, वर्तमान में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है। कॉस्ट में 14वां, 1/4 14वां। एकदम अग्निवीर का विरोध किए थे, क्या बात करते हैं। 1 सप्ताह तक कोचिंग को बंद रखे थे। आप अभिषेक जी क्लास नहीं कर रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। ये राजनीति करने के लिए आया है। झंडा उठाते रहिए मोदी का, लालू का, यही तो काम में रह गया आप लोग का। एकदम आर चौहान जी सब चीज पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। श्याम सुंदर जी वीडियो नहीं रुक रहा है, आप में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी देख रहे हैं।
मेरा भी चल रहा है। ऐ आइए, ऐ हल्ला काहे कर रहे हैं? हल्ला मत कीजिए। केक के विषय में केक के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग दे? भाग कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक केक होगा? 100। इसकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यकाल 6 वर्षीय। त्यागपत्र किसे देता है? इसके कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है? भारत के संचित निधि या राज्य के संचित निधि से जो धन निकलता है वो सही काम में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच कौन करता है? कौन करता है? संघ और राज्य सरकार के लेखाओं के प्रारूप की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 150। 150 में है। केक जो अपना रिपोर्ट देता है इस विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 100। केंद्र के संदर्भ में केग अपना रिपोर्ट किसे देता है? किसे देता है? राष्ट्रपति कहां रखवाता है? संसद इसकी जांच किससे करवाता है? लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति अपना सिफारिश किसको सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्य के संदर्भ में केग अपना रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल कहां रखवाता है? विधानमंडल इसकी चेक किसमें? राज्य के लोकलेखा समिति। और राज्य के लोकलेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? भारत के प्रथम केग कौन बने? नरहरि। भारत के प्रथम केग कौन बने? भारत के प्रथम केग कौन बने वर्तमान में? गिरीश चंद्र। कैमे नंबर के? कैमे नंबर के हैं? संघ का शासन समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे अब आप हेडिंग मारिए राज्य का शासन। राज्य का शासन, सॉरी। चलिए अब आइएगा, यहां पे आइए, बोर्ड पे आइए, फटाक से सुनिए। देखिए राज्य का शासन। राज्य के शासन के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 राज्य के शासन के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। जैसे संघ के शासन को 3 भाग में बांटकर पढ़े थे, उसी प्रकार से राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। राज्य के शासन को भी 3 भाग में जो बांटकर पढ़ते हैं, उसमें एक आपको कार्यपालिका आता है, दूसरा आपको विधायिका आता है, दूसरा आपको विधायिका आता है, तीसरा आपको न्यायपालिका आता है। तीसरा क्या आता है आपको? न्यायपालिका। तीसरा क्या आता है? न्यायपालिका। अब देखिएगा, इसमें कार्यपालिका के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 152 से 167 देता है। अनुच्छेद 152 से 167। विधायिका के विषय में जानकारी अनुच्छेद 168 से 213 देता है और न्यायपालिका के विषय में जानकारी अनुच्छेद 214 से 237 देता है। 214 से 237 देता है। अब देखिएगा यहां पर कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो यहां पर कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आता है, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, और मुख्यमंत्री के बाद जो है आपको महाधिवक्ता आता है। कौन आता है आपको? महाधिवक्ता। ये सब जो है आपको राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। फिर विधायिका के अंतर्गत जो है आपको यहां पर हमें विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद के विषय में पढ़ना होता है। विधान परिषद के विषय में पढ़ना होता है। और यहां पर न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय हो गया, फिर आपको अधीनस्थ न्यायालय हो गया, और इसके बाद समझिए उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इसके बाद परिवार न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, लोक अदालत, लोक अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इन सभी चीजों के विषय में भी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये है पूरे के पूरे राज्य के शासन का ब्यौरा। समझ गए? ये राज्य के शासन के अंतर्गत इतना चीज पढ़ेंगे। अगर आप संघ के शासन को अच्छे से पढ़े होंगे तो राज्य के शासन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो राष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं वो राज्यपाल, जो प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ते हैं मुख्यमंत्री, जो महान्यायवादी के विषय में पढ़ते हैं महाधिवक्ता, जो लोकसभा के विषय में पढ़ते हैं विधानसभा, जो राज्यसभा के विषय में पढ़ते हैं विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट के विषय में हाई कोर्ट। समझ गए? तो अनुच्छेद चेंज है लेकिन लगभग में सब चीज एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। समझिए, थोड़ा बहुत अंतर है। टारगेट बैच में संघ का शासन पढ़ा देते हैं, राज्य का शासन नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन बैच में, आप लोग तो फाउंडेशन बैच के छात्र हैं, आपको तो ऐसे पढ़ना है ताकि जीवन में कभी पॉलिटी में दिक्कत ना हो। अगर आप शुरू से लेकर आज तक हमको फॉलो करेंगे, अंतिम पॉलिटी पढ़ने तक फॉलो करेंगे, हम आपको लिख के दे सकते हैं और आप उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे कि कोई अगर आपकी प्रेमिका होगी तो उसका फोटो आप अपने पर्स में रखते हैं, वैसे ही इस बात को आप लिख करके रख सकते हैं कि पॉलिटी के पहला क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक अगर आप करते हैं तो जीवन में कभी पॉलिटी पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। इस बात का एहसास अगर शुरू से लेकर आज तक किए हैं तो आपको हुआ होगा। समझ गए? तो ये चीज है, समझे? तो अब देखिए, ताली बजाने का कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये ब्यौरा आप याद रखिएगा। अब एक एक करके शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बिट्टू सर का क्लास सोमवार से होगा। और दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि कल आपका क्लास है, कल आपका क्लास है। कल आपके बैच में क्लास हम लेंगे। कौन लेगा? हम लेंगे। आपका जो टाइमिंग है शाम में 7:30 से 9, उस टाइम पे आप आ जाइएगा, आपका क्लास होगा, ठीक है। ये चीज है। और फिलहाल जो है नीचे में टेस्ट चल रहा है, बिट्टू सर अनुपस्थित है, हमको दोनों बैच देखना है, इसी वजह से आज थोड़ा पहले छोड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस चीज को छाप के जाइएगा, ठीक है। इसको आप छाप लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। हम निकल रहे हैं। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद जो है आपसे मिलते हैं कल 7:30 बजे। कल मेरा क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके बैच में, कल मेरा ही है। अच्छा ठीक है, मेरा ही है तो मेरा होगा। तो कल आपका क्लास है, ठीक है। और सब बैच में नहीं होता है, ठीक है। और आपके बैच में तो वे करता है। चलिए ठीक है, तो कल भी मिलते हैं। धन्यवाद। ऑनलाइन थोड़ा देर के बाद काट दीजिए।